हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा रिलेटेड है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये पार्ट है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का, नई जो रिलीज की गई है, तो उसके रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन है द प्लेटफॉर्म विल contain information related to logistic and resources available with various ministries। तो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस पोर्टल या फिर प्लेटफॉर्म, इसके अंदर जो लॉजिस्टिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर स्टोर होगी, इसके अंदर जो कि विभिन्न मिनिस्ट्री से बिलोंग करेगी। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। सेकेंड, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये गलत है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव नहीं है, ये यूलिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इनिशिएटिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा। वन ओनली इज करेक्ट हियर। तो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म इज ए पार्ट ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। एम क्या है इसका? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है। लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी करंटली कितनी है? 18 से 20% के करीब है। उसको नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर हमारा टारगेट है कि हम उसको 8 से 10% लेके आएँ। तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम होगी तो अपने आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगी। ठीक है, तो लॉजिस्टिक क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो द प्लेटफॉर्म विल इनेबल लिस्ट प्लेयर टू गेट सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन थ्रू लॉजिस्टिक एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, एंड इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इनिशिएटिव है। एंड यहाँ पे यूलिप के अंदर वेरिफिकेशन ऑफ ड्राइवर्स सिंगल क्लिक से हो पाएगा। तो ऑल द लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन, तो इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं नई लॉजिस्टिक पॉलिसी है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम इज़ वन ऑफ कंपोनेंट्स। इसके अंदर क्या है? आईडीएस के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, 7 मिनिस्ट्री है बेसिकली का, वहाँ पे डाटा इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। देन यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म जो हमने अभी देखा है, इट विल डिस्प्ले आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल टू फैसिलिटेट द कार्गो। यानी कि एक कार्गो को मूव करना है तो उसके लिए कौन कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है इसमें दिखाया जाएगा यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म के अंदर। एंड ईज ऑफ लॉजिस्टिक का, ये लॉजिस्टिक को मूव करने के लिए ईज करेगा। देन इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप है, जो कि मॉनिटर करेगा ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं चल रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप बनाया गया है। तो इसके अंदर स्किलिंग भी कराई जाएगी एंड ई हैंडबुक भी इसकी लॉन्च की गई थी। तो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी का एम क्या है वो हमें भी देखते हैं। ठीक है, तो इस एम क्या है? टू इंश्योर सीमलेस मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द कंट्री एंड कट द लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमें कम करना है। ठीक है, which is considered as the biggest structural bottleneck for external and internal trade of India। ये माना जाता है कि हमारा जो है मुंबई से एक कार्गो को सऊदी अरेबिया भेजना है तो उसकी कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू मुंबई से दिल्ली कोई कार्गो भेजना है। तो पॉलिसी के अंदर टारगेट रखा गया है कि जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है 14 से 18% है अभी, उसको 8% लेके जाना है बाय 2030। तो 14 से 18% ऑफ हमारी जीडीपी है उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारी इतनी। एंड दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टारगेट है कि जो हमारे को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, उसके अंदर टॉप 25 कंट्रीज के अंदर आना है 2030 तक। तो दो इंपॉर्टेंट टारगेट हो गए, कौन कौन से? 14 से 18% से 8% लेके आना है बाय 2030। एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर हमको रैंकिंग इंप्रूव करके कितने में आना है? टॉप 25 के अंदर आना है। ठीक है, एंड इससे जो है बहुत सारा डिजिटाइजेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी? डेटा ड्रीवन हमारा डिसीजन सिस्टम बनेगा, एंड जिसके कारण क्या है? लॉजिस्टिकल इशू क्या है? मिनिमाइज होंगे। एंड तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो हमारा जो कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, जिसके कारण क्या है? हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ेगा, एंड इससे स्मॉल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो इसके अंदर एक आइडिया सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऑफ 7 मिनिस्ट्रीज का डेटा को इंटीग्रेट किया जाएगा
एंड 30 डिफरेंट सिस्टम है उनको जो कि 7 डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कस्टम, एविएशन, कॉमर्शियल, तो इनको इंटीग्रेट किया जाएगा आईडीएस के अंडर। देन एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है जिससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। उसके अंदर क्या है, सारी की सारी जो डिजिटल सर्विसेज है वो एक पोर्टल पे आ जाएगी, जिससे हमें पता चल पाएगा कि कौन सा ट्रांसपोर्ट का मॉडल है वो इजीली अवेलेबल है अभी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए जाने के लिए। ठीक है, तो ये एक सिंगल पोर्टल होगा जिसके कारण क्या है, जो मूवमेंट इजीली फैसिलिटेट होगा। तो नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट है वो ई लोग है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक, ये भी क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है एंड ये अलाउ करेगा इंडस्ट्री के पास जो भी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री की जो भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को बता सकेंगे इस पोर्टल के अंदर। तो इट विल अलाउ द इंडस्ट्री टू टेक अप द ऑपरेशनल इशू विद द गवर्नमेंट एजेंसी के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं और उनका समाधान निकालेंगे ई लॉग्स के अंदर। देन एक इसके लिए बनाया गया है सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप बनाया गया है जो कि मॉनिटर करेगा ऑल द लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को। ठीक, देन जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जिसको हमने टारगेट रखा है टॉप 25 में आने का, तो ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसके अंदर क्या है, बहुत 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इसकी, वो याद रखनी है आपको। एंड तो ये वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 2018 के बाद में ये अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ क्लियरेंस प्रोसेस बाय बॉर्डर कंट्रोल, तो इसमें कितना जल्दी से हमारे को कस्टम क्लियर कर रहा है कोई भी प्रोजेक्ट हमको, मान ले कोई सामान एक प्लेस से दूसरे इंडिया से कहाँ भेजना है, मान लेते हैं दुबई भेजना है, तो कस्टम उसको कितनी आसानी से कितनी जल्दी उसको क्लियर कर रहा है, एफिशिएंस कितना है, तो उसमें देखा जाता है कितना कम टाइम लग रहा है। तो उसमें क्वालिटी ऑफ ट्रेड भी है। देन उसमें दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उस पर कितना कॉस्ट लग रहा है वो भी कंसिडर करते हैं। क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस इसमें कंसिडर करते हैं, तो उसमें हम जो शिपमेंट भेज रहे हैं उसको ट्रैकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं उसको भी ट्रैक करते हैं। दैन उसमें कितना डिलीवरी टाइम लग रहा है, तो उसको कार्गो को डिलीवर करने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये सारे फैक्टर इसमें कंसिडर किए जाते हैं। कस्टम क्लियरेंस, क्वालिटी ऑफ ट्रेड, कम्पिटिटिवनेस प्राइस, दैन क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक, ट्रैकिंग एंड डिलीवरी टाइम्स, तो ये डायमेंशन है इसकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की। तो गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है नेशनल लेवल पे क्या है, इसी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से इन्फ्लुएंस हो गए, तो हमने अपना एक लोकल क्या है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये रिपोर्ट बनाई है। उसको रैंकिंग करते हैं हम स्टेट को, हाउ ईजिली दे उनके जो लॉजिस्टिक के आधार पर, कैपेसिटी के आधार पर उनको रैंक किया जाता है। एंड ये लीड्स रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये रिपोर्ट हर साल रिलीज की जाती है। एंड ये 4th एडिशन है इस रिपोर्ट का, 2018 के अंदर पहली बार इसको रिलीज की गई थी। इसके अंदर अभी 4 कैटेगरीज में इसमें स्टेट्स को डिवाइड किया है, कोस्टल स्टेट्स, देन हिंटरलैंड स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, स्टेट्स को रैंकिंग दी है। देन उसने 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप में इनको क्लासीफाई किया है। अचीवर्स क्या है, जिनको कुछ स्टेट्स को टारगेट दिए जाते हैं, उन्होंने जिसमें 90% अचीव कर लिया वो अचीवर में आएगा। ठीक है, जिसने टारगेट 80 से 90% अचीव किया है वो फास्ट मूवर में आएगा। एंड जो लेस देन 80% जिसके नंबर आए हैं, इस उनको टारगेट दिया जाता है 360 टारगेट्स होते हैं, उनको बोलते हैं दैन 360 डिग्री टारगेट्स। एंड इनको क्या है, जो 80% से कम आ रहा है वो एस्पायर होगा। ठीक है, वो एस्पायर करेगा। तो सबसे ज़्यादा है वो अचीवर है, वो 90% से ज़्यादा है, फास्ट मूवर 80 से 90% वाला है, एंड एस्पायर है वो लेस देन 80% वाला है। तो 15 स्टेट्स हैं वो हमारे हैं, वो अचीवर कैटेगरी में आते हैं। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात वगैरह हैं। ठीक है, वो अचीवर में आते हैं। ठीक है, देन एस्पायर में तो फास्ट मूवर में कौन से आते हैं, केरला, मध्य प्रदेश ये आते हैं। एंड एस्पायर में बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा, मिजोरम, अंडमान, लद्दाख, नागालैंड, ये सब आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सी वाटर इज नॉर्मली अल्कलाइन विद ए पीएच वैल्यू ऑफ 8.1। तो सी वाटर क्या होता है, अल्कलाइन होता है और इसकी पीएच होती है लगभग 8.1। तो दिस इज करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन द ओशन, द पीएच ऑफ ओशन इंक्रीजेस टू बिकम अल्कलाइन। तो पीएच की जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है तो उसके कारण पीएच इंक्रीज होती है क्या, डिक्रीज होगी ना, एसिडिक वाटर बनता है तब। तो
तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, आर्कटिक ओशियन इज विटनेसिंग मच फास्टर ओशियन एसिडिफिकेशन देन द अदर वर्ल्ड ओशियन ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द आइस। आर्कटिक में आइस की मेल्टिंग हो रही है, जिसके कारण ज़्यादा पानी जा रहा है। ज़्यादा पानी, उसका जो आइस थी, आइस इज कन्वर्टिंग इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। तो जिसके कारण मोर वाटर अवेलेबल है, तो वाटर क्या है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जिसके कारण क्या है, इसका एसिडिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो थर्ड इज करेक्ट है। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है। A फॉर आगरा इसका आंसर हो जाएगा, A फॉर आगरा। तो ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन की pH कितनी है, 8.1 है, एंड ये इसकी जो pH वैल्यू है वो लगभग 8.1 है, और एल्कलाइन होता है, ठीक है। एल्कलाइन ओशन वाटर इज एल्कलाइन, एंड जब उसमें देखते हैं हम, जब ओशन वाटर में CO2 एब्जॉर्ब होगी वाटर के साथ मिलके, तो वो वीक एसिड बनाएगी, H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड बना लेगी, जो कि H+ रिलीज करेगा, जिसके कारण एसिडिक हो जाता है ओशन, ठीक है। एंड ये दो प्रकार से हो सकता है, CO2 को दो टाइप से ऑब्जर्व किया जा सकता है। एक तो डायरेक्टली वो इसके साथ रिएक्ट कर ले केमिकली, दूसरा है कोई भी ओशन के अंदर बहुत सारी क्या है, लाइफ है, मरीन लाइफ्स है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन CO2 को ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर वो फाइटोप्लैंक्टन को बड़ा ऑर्गेनिज्म कोई खा लेगा, बड़ा ऑर्गेनिज्म खा लेगा, तो फिर वो मान लेते हैं मछली खा ली, फिश खा ली, तो फिश धीरे धीरे फिर उसके बाद में वो नीचे जाएगी, तो वो जब फिश की डेथ होगी तो वो डिकम्पोज होगी, तो फिर वापस वो CO2 रिलीज करेगी। तो CO2 रिलीज करेगी, तो फिर वापस वो अपवेलिंग के द्वारा CO2 ऊपर आ जाएगी, तो फिर क्या है, एसिडिफिकेशन होगा। तो केमिकल एंड बायोलॉजिकल दो रूट से ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द प्रचंड। तो प्रचंड क्या है, ये एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, जिसको आर्मी के अंदर इंडक्ट किया गया था अभी रिसेंटली। तो इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, इट इज थर्ड अटैक हेलीकॉप्टर दैट कैन बोथ लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। तो 5000 मीटर पे ये टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। तो ये ऐसा करने वाला थर्ड अटैक हेलीकॉप्टर है। तो ये फर्स्ट अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड का ऐसा, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर पे लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है वहां से। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ये फर्स्ट ऐसा हेलीकॉप्टर है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन एयर फोर्स एंड फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स। ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट इज अ सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि प्रचंड एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर दिखाया हुआ है। तो ये क्या है, ये एक ड्वाल इंजन हेलीकॉप्टर है, इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, नन ऑफ, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, नन ऑफ द अबव, नाइदर। तो प्रचंड एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो कि कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एनिमी, एयर डिफेंस एंड काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्राइक, यानी कि हम काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्राइक में इसका यूज कर सकते हैं। ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड के अंदर जिसको 5000 मीटर से हमने देख लिया है। ये ट्विन इंजन है एंड 5.8 टन क्लास को बिलोंग करता है। 5.8 टन क्लास, यानी कि इसका वेट है वो 5.8 टन के करीब है। एंड जो 3 हमारे इससे पहले हमारे जो चेतक और चीता हेलीकॉप्टर थे वो लाइट हेलीकॉप्टर थे जो जिसको डेवलप किया था HAL ने। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि प्रचंड को किसने डेवलप किया है, बताना है, ठीक है। एंड चेतक और चीता क्या थे, ये सिंगल इंजन थे, जबकि ये ड्वाल इंजन है एंड 5.8 टन क्लास को बिलोंग करता है प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू मीडिएशन बिल 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट प्रपोजेज मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर लिटिगेशन फॉर बोथ द पार्टीज बिफोर फाइलिंग एनी सूट और प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट। ये बोल रहा है कि प्री लिटिगेशन को ये मैंडेटरी कर रहा है मीडिएशन से पहले। तो प्री मीडिएशन जो लिटिगेशन है उसको क्या है, ये प्री लिटिगेशन मीडिएशन को क्या है, मैंडेटरी कर रहा है। प्री लिटिगेशन से पहले मीडिएशन को मैंडेटरी कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट है। यहाँ पे मैंडेट कोई भी आप केस करना चाहते हो उससे पहले आपको क्या है, मीडिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीडिएशन एक टाइप ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन
प्रोसेस होती है जिसके अंडर दो पार्टीज हैं, वो तीसरे ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, तो ए और बी एग्री करके ये दोनों आपस में एग्री करके बात करके सी को अपॉइंट करती हैं इन दोनों का आर्बिट्रेटर, इन दोनों का मीडिएटर, और मीडिएटर इनकी फिर उसको बोलते हैं कि ये तू हमारा जो है झगड़ा वो सुलझा दे। तो इससे जो भी ये सुलझाने की कोशिश करता है, जो परंतु ये बाइंडिंग नहीं होता है ए और बी पे, इसका जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं, तो इट एस्टेब्लिश द मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड आल्सो प्रोवाइड फॉर कम्युनिटी मीडिएशन। तो मीडिएशन बिल 2021 ने इसको एस्टेब्लिश किया है, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करने के बारे में बात कर रहा है, तो दिस इज करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, द मीडिएशन काउंसिल एस्टेब्लिश्ड थ्रू दिस बिल हैज पावर टू मीडिएट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू क्लेम्स अगेंस्ट माइनर्स। तो 18 साल से कम बच्चे के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम है वो इसको पावर दी गई है मीडिएशन काउंसिल को, ये ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है। एंड जो अगेंस्ट के माइनर में जो क्लेम होगा वो इसके अंडर में आएगा ही नहीं। तो फर्स्ट एंड टू ओनली करेक्ट हेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा। तो मीडिएशन बिल 2021 ये प्रमोट करता है, एनकरेज करता है एंड फैसिलिटेट करता है मीडिएशन को। एंड मीडिएशन क्या है, ये एक प्रोसेस होती है वेयर द पार्टीज मीट विद ए म्यूचुअली सिलेक्टेड इम्पार्शियल न्यूट्रल पर्सन, यानी कि सी दो पार्टीज ए एंड बी मीट कर रही हैं एंड तो ये इसको अपॉइंट करती हैं, ठीक है। वो असिस्ट करता है उनको नेगोशिएशन करने में, उनके डिफरेंसेस को रिजोल्व करने में, ठीक है। इस बिल ने मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करने के बारे में बात कर रहा है एंड इट प्रोवाइड फॉर कम्युनिटी मीडिएशन के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है। एंड मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर लिटिगेशन, एंड ये जो है सेफ गार्ड करता है राइट ऑफ लिटिगेंट्स को टू मूव टू द कोर्ट। यदि इससे मीडिएशन से सेटिस्फाइड नहीं है कोई भी एक पार्टी तो वो कोर्ट जा सकती है, ठीक है, और अनदर फॉरम जो भी अवेलेबल होगा लीगली। तो द बिल कंटेन ए लिस्ट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं जो मीडिएशन का पार्ट नहीं होगा। कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि क्लेम अगेंस्ट माइनर्स हैं, और एनी पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड, और इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, यानी कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है तो वो भी इसके अंडर नहीं आएगा। अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, यदि ए और बी के बीच का डिस्प्यूट है और वो किसी डी पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो भी मीडिएशन का पार्ट नहीं होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट है इस लिस्ट को अमेंड कर सकती है। तो मीडिएशन इज ए वन ऑफ द टाइप ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अनदर टाइप कौन कौन सी हैं, कंसिलिएशन है, नेगोशिएशन है, मीडिएशन है, कोलैबोरेटिव लॉ है, देन आर्बिट्रेशन है। तो आर्बिट्रेशन होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है, तो बाकी इसमें आप पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेस्पेक्ट टू कप्पा फाइकस अल्वराजी। कप्पा फाइकस अल्वराजी के रिगार्डिंग है, तो ये एक क्या है, ये एक सीवीड है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज ए रेड अलगी कल्टिवेटेड वाइडली फॉर केराजिनन विच इज यूज्ड इन फूड, मेडिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है केराजिनन को। तो उसके लिए ये एक रेड एल्गी है जिससे ये प्रिपेयर करने के में हेल्प केराजिन प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। तो कप्पा फाइकस अल्वराजी एक रेड एल्गी है, ठीक है, रेड एल्गी सीवीड है, रेड सीवीड एल्गी। तो सेकंड स्टेटमेंट है इसका, इट इज ए डिस्ट्रक्टिव इन्वेजिव स्पीसीज है एंड पोज ए सीरियस डेंजर टू कोरल रीफ। तो ये एक इन्वेजिव स्पीसीज भी है, कप्पा फाइकस अल्वराजी एक इन्वेजिव स्पीसीज भी है, सीवीड भी है और ये एक रेड एल्गी भी है, तीनों ही है ये, जिससे क्या है केराजिन प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये कोरल रीफ को थ्रेट भी है। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा। तो ये न्यूज में रही थी क्योंकि दो आइलैंड्स हैं, जैसे कि वलाई आइलैंड है एंड जो है करुसडाई आइलैंड है, वहां की कोरल रीफ को ये थ्रेट कर रही है। एंड ये फास्ट ग्रोइंग, बहुत जल्दी ग्रो करने वाली सीवीड है, 100 से 120 दिन के अंदर ये बन के तैयार हो जाती है, देन ग्रो करके तैयार हो जाएगी ऑब्वियसली। डिस्ट्रक्टिव इन्वेजिव स्पीसीज भी है जो कि थ्रेट है कोरल रीफ को, एंड इसको कल्टिवेट किया जाता है इसके लिए। एंड इट इज, इससे क्या है, इसको यूज किया जाता है फूड एडिटिव, इसको दूध में यूज कर सकते हैं। इसके जो फिगर देख सकते हो, ये केराजिन होती है,
केराजिनन, ठीक है। एंड इसको एडिटिव की तरह यूज किया जाता है टू थिकन एंड एमल्सिफाई एंड प्रिजर्व द फूड्स, तो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज किया जाता है। इसको आयरिस मॉस भी बोलते हैं, आयरिस मॉस कहा जाता है इसको। तो इसको नट मिल्क में भी यूज किया जाता है, मीट प्रोडक्ट्स, योगर्ट्स वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेस्पेक्ट टू मार्स और बाइटर मिशन मॉम। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज द फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन ऑफ इंडिया। तो ये मिशन 2014 या 13 में लॉन्च किया गया था। इट इज द फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन ऑफ इंडिया विच एम्स एट स्टडिंग द सरफेस ऑफ मार्स। दिस इज करेक्ट है, इसको हम मार्स में एक ऑर्बिटर भेजा गया था, दिस इज करेक्ट। तो ये हमारा पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था, यानी कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट को, यानी कि सन से मार्स पर जाने वाला। तो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है, इसरो ने इसको लॉन्च किया था। सेकेंड इज इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्बिटर विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर टू मूव अराउंड द सरफेस ऑफ मार्स। ये रॉन्ग है, इसमें ये नहीं था। ये कौन से मिशन में था ये आप बताओगे, विक्रम लैंडर किसका पार्ट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली करेक्ट हियर। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको मंगलयान 1 भी कहा जाता है, ये हमारी एक स्पेस प्रोब थी जो इसरो ने लॉन्च की थी। इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन है जिसको लॉन्च किया गया था, PSLV एक्सल से लॉन्च किया गया था। PSLV को हम इसरो का वर्क फोर्स भी कहते हैं। मॉम्स में केवल एक ऑर्बिटर था, इसमें कोई लैंडर और रोवर नहीं था, ठीक है। एंड इसका अभी क्या है, इसरो ये हमारा इसका कनेक्शन टूट गया है, तो ये हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है लगभग। एंड इसको 6 महीने के लिए था ओरिजिनली, बाद में घूमता रहा था। इसके ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर। तो मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो इज आल्सो कॉल्ड एज मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये पूछा गया है, प्री का क्वेश्चन है। एंड तो इट मेड इंडिया द सेकंड कंट्री, नहीं था, यहाँ पे इसको 4th कंट्री बना दिया गया था, टू हैव 3 स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट, टू हैव ए स्पेसक्राफ्ट टू द मार्स आफ्टर USA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड फ्रांस। ये इंडिया 4th कंट्री बन गया था, 4th, ठीक है। एंड इंडिया, दिस मेड इंडिया दी ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन फर्स्ट अटेम्प्ट में। सब सक्सेसफुल होने वाले हम पहले कंट्री थे इसके अंदर, मंगलयान के अंदर। तो यह भी स्टेटमेंट भी करेक्ट था यहाँ पे। तो ये हमने लॉन्च किया था, इसका जो वेट था लगभग 1350 kg था, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसने ये ट्रैजेक्टरी यूज की थी, तो कौन सा ऑर्बिट था ये आप मेरे को बताओगे। देन इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन 2014 में था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स के लिए कौन सा है, मार्स एक्सप्रेस है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। देन रोसकॉस्मस भी है, एक्सोमार्स भी है, मार्स ओडेसी, मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर। तो नासा के कुछ मिशन है, कौन से हैं, क्यूरियोसिटी नासा का है, अपॉर्चुनिटी नासा का है, इनसाइट, फोनिक्स, स्पिरिट, पाथफाइंडर, वाइकिंग 2, वाइकिंग 1। तो वाइकिंग 1 नासा ने लॉन्च किया था मार्स के लिए, कब, 1976 में ही लॉन्च कर दिया गया था। अभी तो ये बहुत दूर क्रॉस कर गया है। दैन ये न्यूज़ में भी था। स्कायरा, ये जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हैं ये नीचे वाले दो, स्कायरा फेरिली एंड बीगल 2 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। दैन मावेन तो नासा का है, मावेन किसका है, नासा का है। दैन ये किसका है, सोवियत यूनियन का कौन सा है, मार्स 3, ठीक है। मार्स ओडेसी एंड मार्स रिकॉन्सिनेंस ऑर्बिटर है, अमारो, ये भी नासा के हैं। तो मार्स ओडेसी एंड मार्स रिकॉन्सिनेंस ऑर्बिटर इज ऑफ नासा। तो ये सारे नासा के मिशन हैं। ये नासा के कुछ हैं, कुछ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बीगल 2 है, जैसे कि रोसकॉस्मस, मार्स एक्सप्रेस। तो इंडिया, इसके जो अचीवमेंट क्या थी, इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री तो बन गया था टू मार्स ऑर्बिटर मिशन इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में जाने वाले हम फर्स्ट कंट्री थे। एंड इस जो मार्स की जो मॉम की जो लागत थी, वो ग्रेविटी मूवी थी, उसकी जो कॉस्ट थी उससे भी कम थी, ठीक है। एंड इसके बारे में, ये पहला मिशन था हमारा, पहला स्पेस क्राफ्ट था इंडिया का जो कि वैन एलन बेल्ट को क्रॉस करने वाला पहला बन गया था। और इसको लगभग इसने 39 टाइम क्रॉस किया था, वैन एलन बेल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द टाइगर रिजर्व इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें बताना है, मैच करना है कौन सा टाइगर रिजर्व है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कितने पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। तो पहला है ओरांग। ओरांग कहाँ पे है, असम में है क्या, मेलाघाट महाराष्ट्र, अमराबाद तेलंगाना में है ये, पकौई अरुणाचल प्रदेश में है ये गलत है, ये भी गलत है। ओरांग इन असम है,
मेलाघाट महाराष्ट्र में है, अमराबाद अभी देखते हैं, तो इसमें 2 पेयर आर करेक्ट है। इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। तो पकई टाइगर रिजर्व इज इन अरुणाचल प्रदेश, ये पूछा गया है, प्रीलिम्स में आ चुका है पकई। देन ये है वो बॉर्डर करता है नामेरी नेशनल पार्क और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पकई टाइगर रिजर्व वो बॉर्डर करता है। ओरांग टाइगर रिजर्व है दैट इज इन असम में है, और ये नॉर्दर्न बैंक है रिवर ब्रह्मपुत्रा की, वहां पे लोकेटेड है। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्रा है तो इसके नॉर्दर्न बैंक पे क्या है, ओरांग है। देन मेलाघाट टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, सतपुड़ा हिल्स रेंज में पाया जाता है। अमराबाद टाइगर रिजर्व है वो तेलंगाना में है। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक टाइगर रिजर्व हम देखें तो जैसे कि नामदफा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पक्के टाइगर रिजर्व ये यहाँ पे है, काजीरंगा असम में है, देन नामेरी भी कहाँ पे, असम में है। बक्सा टाइगर रिजर्व इज इन वेस्ट बंगाल में है, ये बक्सा। डंपा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, मिजोरम में है। डंपा टाइगर रिजर्व के अंदर 0 टाइगर मिले थे लास्ट टाइगर सेंसस के अंदर। टाइगर सेंसस हम 4 साल बाद कराते हैं, कौन कराता है, एनटीसी कराता है। देन आप इसमें ये लिस्ट में देख सकते हो टाइगर रिजर्व्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री कमेटी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी आर ओनली नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। तो ये ओनली नॉमिनेटेड होते हैं बाय द स्पीकर, क्या, तो ये गलत बात है। कुछ एक मेंबर इलेक्टेड भी होते हैं, कुछ एक सिलेक्टेड भी होते हैं। सेकंड कहता है कि रेलवे कन्वेंशन कमेटी एंड कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट कम अंडर द एडहॉक कमेटी। तो एडहॉक कमेटी होती है वो परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्प्रोरी कमेटी होती है जिसका पार्ट है रेलवे कन्वेंशन कमेटी एंड कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट। दिस इज करेक्ट है, ये दोनों इस एडहॉक कमेटी के अंदर आती हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इज हेड ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमेटी। तो पार्लियामेंट की जो फाइनेंशियल कमेटी है उनका हेड फाइनेंस मिनिस्टर होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। उसका 2 ओनली सी फॉर कैलकट आंसर है। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज है उनको वो अपनी पावर कहाँ से ड्रा करती है, मेनली आर्टिकल 105 है जो डील करता है प्रिविलेजेस से, उससे है, ठीक है। एंड आर्टिकल 118 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो करता है पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है टू मेक द रूल्स एंड टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। उसके अंदर ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक ओरिजिन से है उनका मेनली। तो 16 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, 31 मेंबर होते हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। तो करंटली कितनी है, 16 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए कितनी है, 16 है, और 8 राज्यसभा के लिए है, तो टोटल कितनी है, 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। अभी एक मिनिस्टर होता है दैट इज ही इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन नॉमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल कमेटी के लिए वो एलिजिबल नहीं होता है, एंड सर्टेन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड कमेटी के लिए भी नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर पे जो कमेटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट वाली कमेटी है, देन एस्टिमेट कमेटी है, एक और कमेटी है, कौन सी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, 3 कमेटी है, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक सेक्टर एंड दिस, तो डिपार्टमेंट ये फाइनेंस वाली कमेटी है। तो केक को बोला जाता है किसका, फ्रेंड एंड फिलोसफर बोला जाता है पैक का। इसको सीएजी को बोला जाता है फ्रेंड एंड फिलोसफर, फ्रेंड एंड फिलोसफर एंड गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ग्रांड सोलर मिनिमा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ग्रांड सोलर मिनिमा क्या होता है कि बेसिकली जो सूरज से निकलने वाली जो एनर्जी है, रेडिएशंस हैं, उनका एक ऐसा वो कर्व्स बनाते हैं। ठीक है, वो एक साइकिल में उनका कभी रेडिएशन ज़्यादा निकलती है, सन का ब्राइटनिंग कभी ज़्यादा होती है, फिर कम होती है। ये यहाँ से 0 से शुरू होता है, तो जैसे साइन का कर्व होता है वैसी होती है। लगभग ये 11 साल का इसका साइकिल होता है सन का। तो ये बीच वाला पीरियड होता है उसको बोला जाता है मैक्सिमा, एंड ये बोला जाता है मिनिमा। ठीक है, नीचे वाला जो जहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है। यहाँ पे मैक्सिमम सोलर एक्टिविटी होती है, यानी कि रेडिएशन सबसे ज़्यादा निकलती है, और यहाँ से कम रेडिएशन निकलती है, मिनिमम। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है द पीरियड ऑफ डिक्रीज सोलर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ग्रांड सोलर मिनिमा। तो यहाँ पे क्या है, सोलर एक्टिविटी डिक्रीज हुई है, तो ये बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट है। सेकंड कहता है कि ड्यूरिंग ग्रांड सोलर मिनिमा देयर इज नो अकरेंस ऑफ सोलर साइकिल इन द सन। यहाँ पे ये सोलर साइकिल तो कंटिन्यू कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये पार्ट हो जाएगा इसका, तो ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि देयर इज अ रिडक्शन ऑफ सोलर मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलर इरेडिएशन ड्यूरिंग द ग्रांड सोलर मिनिमा।
तो यहाँ पे ग्रांड सोलर मिनिमा के अंदर सोलर एक्टिविटी कम हो रही है, यानी कि यहाँ पे सोलर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कम हो रही है। और सोलर की जो इरेडियंस है, यानी कि सोलर की जो रेडिएशन से पावर आ रही है, वो भी क्या है, कम हो रही है। तो दो, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट है, सेकंड गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C4 कलकत्ता। C4 कलकत्ता 1 and 3 आर करेक्ट हियर। तो ग्रांड सोलर मिनिमा इज द पीरियड व्हेन द सन एक्टिविटी स्टेज लो लास्टिंग डिकेड टू सेंचुरी तक ऐसा हो सकता है। लास्ट जो ग्रांड सोलर मिनिमा कब अकर हुआ था उसको बोला जाता है ये 1640 के करीब अकर हुआ था, एंड उसको बोला जाता है मांडर मिनिमम। मांडर मिनिमम बोला जाता है, मांडर मिनिमम 1645 से 1710 के बीच में ये रहा था। तो ये क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, अर्थ की क्लाइमेट को भी। एंड इसके अंदर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है वो टेम्परेचर डिक्लाइन हो जाता है इंडिया के, ये इम्पैक्ट करता है ग्लोबल क्लाइमेट को ये इवेंट। तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो सोलर है तो सन की जो मेनली कितनी लेयर होती है, सन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं कोर। कोर के बाद होती है रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन के बाद आती है कन्वेक्शन जोन। यहाँ से सोलर फ्लेयर निकल रहे हैं। तो सोलर फ्लेयर जब अर्थ पे आते हैं तो वो क्या है, पोल पे क्या है, ऑरोरा बोरियोलिसिस एंड ओरा एक एक्टिविटीज़ कराते हैं। सनलाइट्स, वो पोल पे लाइट होती है वो देखने को मिलती है हमें ऑरोरा बोरियोलिसिस के दौरान। तो सन की जो आउटरमोस्ट लेयर है उसको हम कोर बोलते हैं। कोर के बाद में रेडिएटिव जोन है, फिर कन्वेक्टिव जोन है, फिर उसके बाद में फोटोस्फीयर है, फिर क्रोमोस्फीयर है, एंड देन कोरोना है। ठीक, सन की लेयर्स आपने देख ली, ठीक है। इसमें दोबारा देख लो, कोर, कोर के बाद रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन के बाद कन्वेक्शन जोन, देन फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर, देन यहाँ पे बचेगा कोरोना, ठीक है। कोरोनल मास इंजेक्शन भी एक इवेंट होती है, कोरोनल मास इंजेक्शन। तो कोरोना से जो जो थोड़ा सा मास निकलता है उसको कोरोनल मास इंजेक्शन बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है वो सैलीगंगा नाला है। सैलीगंगा नाला से रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज। तो ये सतलुज की कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, दिस इज रॉन्ग। सेकंड इज इट फ्लोज थ्रू दी होकरेसार वेटलैंड रिजर्व ए रामसर साइट। होकरेसार वेटलैंड रिजर्व है वो एक रामसर साइट है। कहाँ पे लोकेटेड है, ये जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के पास में लोकेटेड है। तो होकरेसार वेटलैंड रिजर्व, तो ये सालीगंगा नाला है वो फिल करता है इसमें, तो ड्रेन करता है, सालीगंगा नाला ड्रेन करता है होकरेसार वेटलैंड रिजर्व में, जिसके कारण यहाँ पे ये जो है होकरेसार वेटलैंड है वो डिक्लाइन हो रही है एंड ये मर रही थी, इसको डिक्लाइन बोल सकते हैं, या फिर मर रही थी, डिके हो रही है वेटलैंड, ये लॉस्ट हो जाएगी फिर। सेकंड थर्ड, तो दिस इज करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर, पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है। तीसरा कहता है कुहल्स इज अ ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम फॉलोड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये कुहल्स एक ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम होता है, यानी कि इसको खाला होता है, उसको हम खाला बोलते हैं, जहाँ से पानी फ्लो करता है तो उसको खाला, या फिर इसको क्या बोलेंगे, सबलेट बोल सकते हैं हम। देन ये है वो हिमाचल प्रदेश है और जम्मू एंड कश्मीर का एक ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा फिर। तो कुहल्स इज ए ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम ऑफ पंजाब नहीं है, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला गलत है, तीसरा गलत है, तो दूसरा ओनली, बी फॉर बॉम्बे ओनली। तो सैलीगंगा नाला है, इट इज अ फीडिंग चैनल टू द होकरेसार वेटलैंड एंड होकरेसार वेटलैंड इज रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन के अंदर, रामसर कन्वेंशन प्रमोट करता है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो नेशनल एनजीटी ने यहाँ पे माइनिंग को भी बैन किया था, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। देन होकरेसार वेटलैंड को हम क्वींस ऑफ वेटलैंड भी कहा जाता है, इसको क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। तो ये इट इज़ ऑन ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था ड्यू टू द एनक्रोचमेंट एक्टिविटीज़। एंड कुहल्स क्या है, ये देख सकते हो आप पिक्चर में, कुहल्स यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है। एंड ये क्या है, ट्रेडिशनल कम्युनिटी मैनेज्ड इरिगेशन सिस्टम होते हैं कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर, इनको बोला जाता है, नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेस्पेक्ट टू ओपेक प्लस। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस, तो ये ओपेक से अलग होता है, और एक ओपेक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, एंड सेकंड इज उसका एडवांस वर्जन है ओपेक प्लस कह सकते हैं हम। तो पहला है नॉन ओपेक कंट्रीज विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर टर्म एज ओपेक प्लस कंट्रीज।
तो जो नॉन ओपेक, जो ओपेक के मेंबर नहीं हैं, वो कंट्रीज भी जो एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल को, वो ओपेक प्लस कंट्रीज कहलाते हैं। दिस इज करेक्ट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट, द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, यानी कि ओपेक पूछा है इसमें, इज लोकेटेड इन वियना, ऑस्ट्रिया। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो इसका जो है हेड क्वार्टर है वो वियना में है। दिस इज करेक्ट है। ओपेक का हेड क्वार्टर है, ओपेक प्लस का नहीं, ओपेक का। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ओपेक प्लस कंट्री। तो इंडिया मेंबर नहीं है ओपेक प्लस का। दिस इज रॉन्ग। इसमें आपको पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट इज थर्ड ओनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैलकाटा। तो ये हम ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट कब चूज करते हैं, करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जो उन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, क्रूड को। इसमें कितने मेंबर हैं ओपेक में? करंटली 13 मेंबर हैं। 3 कंट्रीज हैं हमें याद रखने हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं, पर्टिकुलरली इक्वाडोर, इंडोनेशिया एंड कतर। ये भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, परंतु ये छोड़ चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये इसके मेंबर नहीं हैं। तो करंटली इसमें कितने मेंबर रह गए हैं? 13 मेंबर रह गए हैं। हेड क्वार्टर इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। इक्वाडोर, इंडोनेशिया एंड कतर आर नॉट मेंबर ऑफ ओपेक। ठीक है। तो ये ऑप्शन में दिया आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर, तो वहां पे ये दिया होगा, तो याद रख सकते हैं इक्वाडोर, इंडिया एंड इंडोनेशिया एंड कतर। ठीक है। ओपेक प्लस है, ओपेक प्लस के क्या क्या मेंबर है? तो ओपेक प्लस, पहली बात तो इंडिया पार्ट नहीं है ओपेक प्लस का। इसके दूसरे मेंबर कौन कौन से हैं? तो रसिया इसका मेंबर है। देन अजरबैजान मेंबर है, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, सूडान एंड साउथ सूडान, ये इसके मेंबर हैं। तो आप एक दो बार इसको पढ़ लीजिए। अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान, ये इसके मेंबर हैं। ठीक है। एंड इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडिट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेप। तो इसको रिगार्डिंग है। तो पहला क्या स्टेटमेंट कहता है? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्लान टू काउंटर दिल्ली एनसीआर डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी। तो दिल्ली एनसीआर की जो हवा की गुणवत्ता को जो गिर रही है उसको काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्लान है। उसको जैसे जैसे एयर क्वालिटी पुअर होती जाएगी वैसे वैसे ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान फोर्स में आता जाएगा। इसके अंदर स्टेप्स बताए गए हैं कि इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्वालिटी खराब होगी तब ये करना है, फिर उसके बाद में ये करना है, फिर इसके बाद में ये करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्लान है। तो दिस इज करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट इज फॉर्मुलेटेड बाय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ज्वाइंटली विद दिल्ली गवर्नमेंट इन 2017। तो ये गलत बात है। 2017 में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट था ही नहीं। तब क्या ये प्लान है वो फॉर्मुलेट किया गया है सीपीसीबी के द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ग्रेप इज करंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय ईपीसीए, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। तो ईपीसीए को एस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। परंतु अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिजोल्व कर दिया है, ईपीसीए को डिजोल्व कर दिया है। तो ये इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है ये जो कमीशन है, सेंट्रल ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एनसीआर, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर फिर 1 ओनली करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा। ए फॉर आगरा इसका आंसर है। ठीक है। तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स प्लान, इसमें इमरजेंसी मेजर्स बताए गए हैं टू प्रिवेंट द डिटेरियोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी। ठीक है। एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको बनाया था, सबमिट किया था। एंड इसको लागू कौन कर रहा है? CAQM। इसके लिए जो बिल लाया गया है, पहले इसको ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाया गया था, स्टेचुटरी बॉडी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को, परंतु वो लैप्स हो चुका है। एंड अभी पार्लियामेंट ने बिल पास नहीं किया है, इसकी साइट पर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की 4 स्टेजेस है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब पुअर हो, यानी कि 200 से 300 के बीच में हो, लगभग रफली हम याद रख सकते हैं 200 से 300 के बीच में क्या है? पुअर होगा। वेरी पुअर है वो 300 से 400 के बीच में है लगभग। एयर क्वालिटी सीवियर कब है? 400 से 450 के बीच में, यहाँ पे 50 का गैप है। एंड वेरी सीवियर कब हो जाएगी? मोर देन 450, मोर देन 450 क्या हो जाएगी? एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के क्या क्या पैरामीटर हैं ये आप मेरे को बताओगे, कौन सी गैसेज हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंक्लूड की गई हैं।
तो ये बताता है कि इसको स्टेप्स लेने होते हैं, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट को डीजल जनरेटर को बैन कर देते हैं, वो लोग वॉशिंग करते हैं कॉर की फुहारे वुहारे मार के, दैन नाइट पेट्रोल की जाती है, फिर ऑड इवन स्कीम भी इसी का एक हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेस्पेक्ट टू इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है, ठीक है। तो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, अंडर द एक्ट द यूनियन गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट ए ट्राइब्यूनल फॉर एजुकेशन ऑफ इंटर वाटर डिस्प्यूट्स। तो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए यूनियन गवर्नमेंट है वो ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश करेगी। तो ये करेक्ट है, यदि दो स्टेट अप्रोच करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और तब सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है ऑल द डिसीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड ट्राइब्यूनल आर फाइनल एंड बाइंडिंग होते हैं इसके डिसीजन एंड हैज द सेम फोर्स एज एन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस इज करेक्ट है। तो इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है, दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं। एंड तो इसके जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। एंड इसको अभी रिसेंटली अमेंड भी किया गया था। इसके अंदर सेंटर कैन सेटअप ए ट्राइब्यूनल सेटअप कर सकती है टू रिजोल्व एनी डिस्प्यूट विद इन 1 ईयर, यदि दो स्टेट इसको अप्रोच करते हैं तो जिनके बीच में क्या है डिस्प्यूट है। तो एंड जो ट्राइब्यूनल है वो मस्ट डिसाइड करेगा। अभी इसको क्या है एक यूनिफाइड ट्राइब्यूनल बना दिया गया है एंड तो ये डिसाइड करेगा डिसाइड करेगा डिस्प्यूट 3 साल में, इसको टाइम लिमिट दिया गया है, कितने साल में 3 ईयर्स में उसको डिसाइड करना है, प्लस 6 मंथ है उनको एक्स्ट्रा दिया गया है, 2 मंथ के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, 2 मंथ के लिए, 2 ईयर्स के लिए 2 ईयर्स के लिए 3 साल में उसको देना है, प्लस 2 साल वो एक्सटेंड कर सकता है। और इसका जो भी आउटकम होगा वो बाइंडिंग होता है, फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, ठीक है, कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू राज राजेश्वरम टेम्पल या फिर राजा राजेश्वरम टेम्पल के रिगार्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इट वॉज बिल्ट बाय राजेंद्र वन एंड वॉज आल्सो कॉल्ड एज बृहदेश्वरा टेम्पल। तो जो राज राजेश्वरम टेम्पल है तो इसमें नाम दिया हुआ है राजा, तो राजा है, तो राजा वन के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, राजेंद्र वन के द्वारा नहीं किया गया था, राजा वन के द्वारा किया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत हो जाएगा। एंड ये राज राजेश्वरम टेम्पल को हम बृहदेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, राज राजेश्वरम टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल और एक और नाम है। तो ये टेम्पल है वो द्राविडियन आर्किटेक्चर में बनाया गया है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द टेम्पल वाज बिल्ट इन द्राविडियन आर्किटेक्चर एंड द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल इज मेड आउट ऑफ ग्रेनाइट। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। द टेम्पल रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ चोला एम्पायर, ये भी करेक्ट है, ये चोला किंग के द्वारा बनाया गया था। फोर्थ स्टेटमेंट इट इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द कावेरी रिवर। तो ये राज राजेश्वरम टेम्पल है वो नॉर्थ बैंक पे नहीं है, साउथ बैंक पे है। कौन से बैंक पे है? साउथ बैंक पे है, कावेरी की तंजावुर सिटी में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो फोर्थ गलत है, फर्स्ट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट है। ए फॉर आगरा इसका आंसर हो जाएगा, ए फॉर आगरा। तो बृहदेश्वरा टेम्पल को हम क्या बोलते हैं? पेरू उदय्यार टेम्पल भी बोलते हैं, पेरू उदय्यार कोविल टेम्पल भी कहा जाता है इसको। तंजावुर में लोकेटेड है, साउथ बैंक और तो ये है वो कौन से बैंक पे है? साउथ बैंक पे है, साउथ बैंक ऑफ कावेरी के साउथ बैंक में है। ये टेम्पल है वो शिव जी को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को। 1010 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया था चोला किंग राजा वन के द्वारा, ठीक है। ओरिजिनली इसको बोला जाता था राज राजेश्वरम टेम्पल भी बोला गया है। एंड ये है जो चोला ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं यूनेस्को के अंदर उसका पार्ट है। द स्ट्रक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्राविडियन आर्किटेक्चर एंड रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ चोला एम्पायर। द विमाना सिंबलाइज द होलू मेरू, इसका जो विमान है वो सिंबलाइज करता है होलू मेरी को। एंड होलू मेरू इसको साउथ का होलू मेरू भी कहा जाता है। एंड होलू मेरू क्या है? ये एक माउंट क्लास की जो टॉप है उसको होलू मेरी कहा जाता है। इसको टेम्पल को बृहदेश्वरा को साउथ का होलू मेरी कहा जाता है। यहाँ पे शिव जी रहते हैं, अबोर्ड ऑफ शिव जी। देन द विमाना डज नॉट कास्ट, इसका जो विमान है बृहदेश्वर टेम्पल का है वो नून के टाइम पे उसकी कोई शेडो नहीं बनती है। और ये जो विमान है इसको दिखाया गया है विमान। एंड साउथ नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल में नागरा स्टाइल में सीकर होता है एंड द्राविडियन स्टाइल में क्या होता है? विमान होता है।
एंड जो विमाना होता है वो इसमें क्या है, एक सिंगल स्टोन से बनाया गया है इसका ये विमान। एंड ये जो नून के टाइम पे कोई इसकी शेडो नहीं बनती है एनी पार्ट ऑफ द ईयर, किस साल के किसी भी पार्ट में। तो ये जो टेम्पल दिखाया गया है ये कौन सा है, बृहदेश्वरा टेम्पल है। दान ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है जो कि पार्ट है। कौन कौन से टेम्पल हैं, इसको 11th एंड 12th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगई कोंडा चोलेश्वरम टेम्पल एंड एरथस्वरा टेम्पल, ये तीनों टेम्पल हैं वो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की टाइप हैं। तो गंगई कोंडा चोला टेम्पल है ये बनाया गया था। गंगई सेकंड जो टेम्पल है वो गंगई कोंडा चिल्लापुरम का जो टेम्पल है, चोलापुरम का जो टेम्पल है वो राजेंद्र चोला के द्वारा बनाया गया था, जो राज राजा का बेटा था राजेंद्र वन, उसके द्वारा बनाया गया था। एंड ये गंगई कोंडा यानी कि ये गंगा से जो पानी लाके लेके गया था, तो इसका जो जो कनकर किया था, इसका जो एरिया लगभग गंगा तक का कर लिया था इसने साउथ से लेके, तो उसको नाम दिया गया था गंगई कोंडा चोलापुरम, गंगा को जीतने वाला। तो ये टेम्पल है जो राजराजा वन था वो शिविज्म का फॉलोवर था, शिव जी का भगत था। एंड तो सेकंड जो इसमें थर्ड जो टेम्पल है वो एरेश्वर टेम्पल है। कहाँ पे है, द्वार सोमवार में है ये जो टेम्पल है वो एरेश्वर टेम्पल है। एंड ये जो टेम्पल है वो बिल्ड किया गया था राज राजा चोला टू के द्वारा, ये राज राजा चोला टू के द्वारा बनाया गया था। एंड इसमें जो मंडपा होता है, मंडपा वो क्या है, रथ की स्टाइल में होता है। एंड इस टेम्पल में कोई भी जो बाहर की पाथ नहीं होता है, ये टेम्पल होता है उसके पीछे वो प्रदक्षिणा पाथ होता है ना, उसको बोलते हैं सर्कम्बुलेटरी पाथ, तो उस टेम्पल के अंदर ये नहीं है, ठीक है। एंड ये जो रथ वाला टेम्पल है वो प्रिकर्सर है कोणार्क टेम्पल का। जो इसका जो मंडपा बना गया है वो क्या है, रथ की शेप में है। एंड इट इज़ प्रिकर्सर टू द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, यानी कि ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है उसको। आप मेरे को बताओगे तो वाइट पगोड़ा किसे कहा जाता है, वाइट पगोड़ा। तो नेक्स्ट जो कुछ एक चोला टेम्पल्स हैं जिनको बोला जाता है अर्ली चोला टेम्पल्स बोला जाता है। ये जो तीन टेम्पल हमने डिस्कस किए हैं वो क्या हैं, ये जो टेम्पल्स हैं ये हैं लेटर चोला टेम्पल्स हैं, यानी कि चोलास थे वो 8 से लेके 12वीं सेंचुरी एडी, 12th सेंचुरी एडी तक इन्होंने शासन किया था। कहाँ से कहाँ तक ये हम देखेंगे, ठीक है। तो जो चोला एम्पायर था वो एक्सपेंड किया था लगभग यहाँ से संगम एज थी। चोलास थे वो पलवास के फ्यूडिटरी थी। चोलास क्या थे, ये चोला थे, उनको इम्पीरियल चोला भी कहा जाता है क्योंकि इनका यहाँ से श्रीलंका उन्होंने कैप्चर कर लिया था, यहाँ इंडोनेशिया तक इनका जो है लगभग इन्फ्लुएंस था, यहाँ तक इंडोनेशिया तक इनका इन्फ्लुएंस था, इसलिए इनको ये बोला जाता है इम्पीरियल चोला भी। इनका जो ट्रेड रूट था, इनका ट्रेड यहाँ तक चाइना तक इनका ट्रेड जाता था। दैन ये क्या देश कर रहे थे, ये चोलास थे वो पलवास के फ्यूडिटरी थे, ठीक है। एंड इनको जो बे ऑफ बंगाल को इसको चोला लेक भी बोला जाता था। एंड यहाँ से जो हम जानते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है, तो वो ईस्टर्न कोस्ट का नाम है वो पड़ा है चोलामंडलम के नाम से पड़ा है, चोलामंडलम के नाम से कोरोमंडल पड़ा है, ठीक है। दैन कुछ एक अर्ली चोला टेम्पल्स थे जो कि फेमस हैं, कौन कौन से हैं, विजयला चोला जो कि फाउंडर है चोला डायनेस्टी का, उसका भी एक चोला टेम्पल बनाया गया है। दैन एक टेम्पल है ब्रह्मपुरीश्वरा टेम्पल है, मूवे कोरोविल टेम्पल है, कोरंगाथना टेम्पल, देन उमा माहेश्वरा टेम्पल है, उमा माहेश्वरा टेम्पल है, ये भी एक चोला टेम्पल है। तो ये याद रख सकते हो कौन से चोला टेम्पल है, कोरंगांथा टेम्पल, मूवर कोविल टेम्पल, ब्रह्मपुरीश्वरा टेम्पल एंड विजयला चोला टेम्पल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। दैन उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है वो बनाई गई किसके द्वारा है, इशू की गई थी। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है वो प्रकंठ चोला के द्वारा, पंथ का चोला है, प्रकंठ नहीं, पंथ का चोला के द्वारा इसको इशू किया गया था उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। एंड चोला चेराज एंड पांड्याज दे पार्ट थे, संगमेज का पार्ट थे, हम डिस्कस कर चुके हैं संगमेज के बारे में, ठीक है। तो चोलाज का किंगडम इधर था, दैन इधर केरला वाले पे चेराज थे एंड पांड्याज थे। तो पांड्याज का क्या था, फिश था, चोलाज का क्या था, बो था, एंड इनका क्या था, एरो था, ठीक है। ये राजा राजा चोला वन है,
इसका बताया गया है। इसका टाइटल लिया था राजा राजा चोला वन ने। कौन से टाइटल लिए थे? मुम्मिद्दी चोला, मुम्मिद्दी चोला का टाइटल लिया था इसने। जैंग कोंडा का टाइटल लिया था। देन शिवापद सेकरा का टाइटल लिया था। तो इसके 3 टाइटल हैं, याद रख सकते हो आप। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बथुकम्बा फेस्टिवल है। तो ये बथुकम्बा फेस्टिवल है, ये स्टेट फेस्टिवल है तेलंगाना का। स्टेट फेस्टिवल है किसका? तेलंगाना का, ठीक है। एंड इसके अंदर फ्लोवर को रख के ये वुमेन्स है वो डांस कर रही है इसके बाद राउंड, ठीक है। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। इसको अमावस्या के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बथुकम्बा फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, ये न्यूज़ में भी रहा था। इसको इंडिया गेट पे अभी सेलिब्रेट किया गया था। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना, दिस इज करेक्ट है। ये स्टेट फेस्टिवल है वहाँ का। इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द सन गॉड। ये प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जब मानसून आरंभ होती है तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ दिन पहले ही किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम आगे देख सकते करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 फॉर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो 1 and 3 आर इनकरेक्ट। बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा इसका, बी फॉर बॉम्बे। देन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी बथुकम्बा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया था कर्तव्य पथ पे, इंडिया गेट पे, ठीक है। एंड ये स्टेट फेस्टिवल है तेलंगाना का। बथुकम्बा फेस्टिवल है, ये 9 day फेस्टिवल होता है। दशहरा से 2 दिन पहले ये शुरू होता है। दशहरा से 2 दिन पहले शुरू होता है। नवरात्रि के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देन यहाँ पे इसका बथुकम्मा का मतलब क्या होता है? बथुक अम्मा, बथुक अम्मा है, ठीक है, अम्मा। तो मदर गोडेस कम अलाइव, मदर गोडेस कम अलाइव, ठीक है। इसका मतलब यही है, बथुकम्मा का मदर गोडेस है वो कमिंग अलाइव है। एंड यहाँ पे फेमाइन फेलिसिटेशन को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। एंड गौरी माता की जो का 8वां रूप होता है उसको यहाँ पे पूजा की जाती है। एंड ये वुमेन्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ अ वाइब्रेंट कलरफुल फ्लोवर फेस्टिवल। हमने देखा है कि ये फ्लोवर के रिगार्ड रख के उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय द वुमेन इन तेलंगाना, ठीक है। एंड इट बिगिन ऑन द महालया, अमावस्या के दिन ये बिगिन होता है। दैन यहाँ पे माँ गौरी की पूजा की जाती है। एंड माँ गौरी को क्या बोला जाता है? लाइफ गिवर। तो इनका जो है वाइट, इनके क्या है क्लोथ्स भी हैं, और इनका जो सवारी है वो भी क्या है? वाइट होती है। तो इनको नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। एंड वोमेन्स है उनकी जो है मूर्ति बनाती है, उनको क्या बोलते हैं? बोडे अम्मा बोलते हैं। और इनको इनका क्या है? विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पे किसकी पूजा होती है बाथुकम्मा के दौरान? गौरी, मदर गोडेस गौरी की पूजा होती है, जिसको बोला जाता है पैटर्न गोडेस ऑफ वुमेनहुड, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फ्लावर्स रखे जाते हैं कौन कौन से हैं? गुनुका एंड टांगेडू फ्लावर्स यहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये था हमारा सेशन, धन्यवाद।